मैं अपनी बात को आगे रखते हुए उन तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए इस आंदोलन में उन तमाम संगठनों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे इन छात्र छात्राओं की समस्याओं के लिए अपना समय आप सभी को दे रहे हैं। उनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहता हूं कि आप, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस समाज को दिशा और दशा दिलाने के लिए आगे हम सभी युवाओं को आगे प्रेरित करते हैं। जैसा कि मीणा जी ने बताया कि हमारा आज 8वां दिवस है। आज 8 दिन से हम बैठे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है, और जिन छात्र और छात्राओं का फॉर्म भर जा रहा है वो बैकआउट करते जा रहे हैं। ये हमारा सिर्फ हमें स्कॉलरशिप की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। क्योंकि स्कॉलरशिप या आवास भत्ता हमें इसलिए नहीं दिया जाता कि हम खा पी के मौज करें या मस्ती करें। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव के लिए दिया जाता है कि हम उस पैसे से अपनी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हम पूर्ति करें और उससे हम आगे बढ़ के हम अपने समाज का नाम रोशन करें। यह समस्या पूरे प्रदेश में है। 2 साल 3 साल से सभी जगह ये समस्या चल रही है। प्रदेश के उन तमाम महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में है। लेकिन फर्क इतना है कि आप और आपके जो संगठन हैं, जो जिनके नेतृत्व में आप लोग धरने पे बैठे हैं, मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इतना हौसला और हिम्मत आपकी बढ़ी शासन प्रशासन के लिए कि आप इस धरने के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने में, आज जैसा कि विधायक जी ने कहा कि हम विधानसभा में अपनी बात रखे हैं छात्र छात्राओं के हित में स्कॉलरशिप आवास योजना के तहत जो छात्राओं को मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 वर्ष गुजर गए और यहाँ का प्रशासन और शासन नहीं जागा। यह ज्ञापन पहले भी देते आ रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है कि देते चलेंगे, क्योंकि अभी प्रिंसिपल साहब ने बोला कि 1800 स्टूडेंट इस महाविद्यालय में अध्ययनरत है, परंतु 1200 स्टूडेंटों को इस योजनाओं का लाभ लेना है। लेकिन 1200 से मुझे लगता है कि 100 स्टूडेंट भी नहीं हो पाएंगे। 100 स्टूडेंट इस प्रांगण में है, कम से कम हमें 50% भी होना चाहिए इस प्रांगण में, तब तो हमारी बात थोड़ी सी दमदारी के साथ आगे पहुंचेगी। क्योंकि यह प्रशासन थोड़ा सा रिसर्च करता है कि हम थोड़ा सा भी इनको मोटिव थोड़ा सा भी डाइवर्ट करें तो ये किस दिशा पे जाते हैं। क्योंकि ये रिसर्च करते हैं कि हम यदि इनकी स्कॉलरशिप रोकते हैं या आवास भत्ता रोकते हैं तो ये हमारा इनकी जो रणनीति है कहाँ तक पहुँच पाती है। क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि छात्र छात्रा जो हैं वो अपनी आवाज़ को आगे लाना नहीं चाहते। जो नेतृत्व कर रहे हैं कम से कम उनका सहयोग बनिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि ये आवाज़ आप सभी की है। आप इस समाज से सभी जुड़े हुए सभी गरीब वर्ग के हैं। क्योंकि ये पुष्पराजगढ़ क्षेत्र छोटा क्षेत्र नहीं है। कहा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 100 किलोमीटर इधर से और इधर से समथिंग 150 किलोमीटर के दायरे में पुष्पराजगढ़ है, और पुष्पराजगढ़ में मात्र एक महाविद्यालय है। जो बड़े घर के जो छात्र छात्रा हैं वो बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब घर का जो युवा साथी है, जो हमारी छोटी बहनें हैं, वो नहीं जा पाती हैं। क्योंकि उनके माँ बाप जो होते हैं वो सक्षम नहीं हो पाते। वो सोचते हैं कि हमारा जो भी हमारी बिटिया पढ़ ले, हमारे लड़के पढ़ लें, तो वो पास के महाविद्यालय में, क्योंकि उनको शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में शिक्षा हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने अधिकारों को जानना होगा, लड़ना होगा और समझना होगा। बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला। आज की डेट में ऐसा, आने वाले समय में ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आपकी पूरे योजनाओं को आप ठप कर दिए जाएंगे और हम ऐसे देखते रह जाएंगे। इसके लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा, यूनिटी बनानी पड़ेगी और समाज के साथ रह के समाज की उन विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे।
नहीं, जिनको मिलते जाएगा योजनाओं का लाभ वो साइड होते जाएंगे, चंद लोगों को नहीं मिलेगा, उनकी आवाज दबती जाएगी, धीरे धीरे उन लोगों की भी आवाज दबती जाएगी, जिन्हें मिल गया वो भी कुछ दिन से वंचित हो जाएंगे। तो मेरा यही आग्रह है सभी से, क्योंकि हमें लड़ना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए आज हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आने वाले समय में हम, क्योंकि हम और संगठनों के माध्यम से और प्रशासन के तंत्रों से मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारी जो योजनाएं हैं वो धीरे धीरे योजनाओं को समाप्त किया जा सकता है। पहले स्कॉलरशिप एक ही किस्त में आ जाती थी। जब हम बीए और एमए जब हम कर रहे थे तो उस समय हमारी समथिंग 2300 रुपये फीस रहा करती थी और हमें 9,500 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था। लेकिन आज के डेट में किस्तों में बांध दिया गया है, कुछ किस्त देते हैं, कुछ किस्त नहीं देते हैं, ऐसा ही हो रहा है ना? क्योंकि जो बजट जो बनता है, ये पूरे जो स्कॉलरशिप का बजट बनता है, आवास का बजट बनता है, ये पहले से निर्धारित रहता है। मध्य प्रदेश में जितने भी बजट बनते हैं पूरे निर्धारित रहते हैं, लेकिन ये बजट कहां जाता है आपको पता होना चाहिए। ये बजट उन जगहों पे जाता है जहां दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होना है। माननीय मंत्री जी आ गए, माननीय केंद्र से आ गए कोई बड़ा आदमी, तो उनकी सेवा में लगा दिए जाते हैं ये पैसे। वही फंड कट के जो हमारे बच्चों को जो स्कॉलरशिप आवास योजनाओं का बनता है, ये पूरे फंड वहां चले जाते हैं। लाखों की बिल बन जाती है, लाखों का पानी पी जाते हैं, लाखों के अधिकारी पूरी खा जाते हैं। क्योंकि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये सही बात है, मेरे पास रिकॉर्ड है अभी प्रेजेंट का। रोहित जी नहीं चलेगा, क्योंकि जो आवास योजना और जो स्कॉलरशिप और जो योजना है आदिवासी विभाग में इतना पैसा है कि इनका बहुत कुछ विकास हो सकता है। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो सिर्फ कागज में सीमित रह जाते हैं, विकास दिखता कहीं नहीं है। ये जितनी योजनाएं हैं, ये सब जितनी ट्राइबल योजना है, सब कागजों में रह जाती है। स्कॉलरशिप का पैसा कहीं और फंडिंग हो रहा है। बजट सबके लिए बनता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करते हैं। एसी साहब बड़े गर्व के साथ कह देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर 3 साल से नहीं बन पा रहा है। सॉफ्टवेयर बिगड़ा है 3 साल। अरे आप आंख मूंद के क्या कार्यालय में बैठे हैं? 3 साल से आप स्कॉलरशिप नहीं दिला पा रहे हैं, बच्चों को आवास योजना का लाभ नहीं दिला पा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी बोलेंगे जब इस तरीके से, तो बाकी स्टूडेंट और जो गार्जियन है वो कहां जाएंगे? बड़ी मुश्किल से आज के डेट में महंगाई इतनी है, बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कुछ स्कॉलरशिप से उनका सहयोग हो जाता है, आवास भत्ते से उनकी रहन सहन का थोड़ा सा सहयोग हो जाता है, वो भी आप समय पे नहीं देंगे तो ये बच्चे कहां जाएंगे? इसके लिए हम सबको आगे आना होगा और इकट्ठा होकर जो संगठन नेतृत्व कर रहे हैं उनका आपको सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि बिना सहयोग के, क्योंकि आपका हमारा सहयोग आप ही लोग हैं। आपके पीछे आज जो संगठन खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हुए। यदि आप इस तरीके से आप काम करेंगे तो और संगठन फिर बैकआउट कर जाएंगे, फिर आप आंदोलन करते रहिए। सुनने वाला कोई नहीं है, सब यहाँ आंख मूंद के बैठे रहते हैं कार्यालयों में। 3 साल से हो गया, कलेक्टर को पता नहीं है, सहायक आयुक्त को पता नहीं है। किस लिए पता नहीं है? 3 साल तक क्या फंड नहीं बना है? क्या बजट नहीं बना है? इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें आगे आना पड़ेगा। और जो संगठन है उनको सहयोग करिए आप, अनावश्यक नहीं। क्योंकि जो अपने आप में कहते हैं विश्व का जो बहुत बड़ा परिषद है, उनका सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है? वो आपकी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जब आदिवासियों की जब हक और अधिकार की बात आती है तो वो कहां चले जाते हैं वो संगठन? इस चीज को भी आप समझिए। सिर्फ हमारे बच्चे रैली और धरने में ही सिर्फ उपयोग किए जाते हैं क्या? थोड़ा सा इसको एनालिसिस करिएगा। जिस समाज से हम आ रहे हैं वो समाज कैसा है, हमें आगे चल के क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। क्योंकि हमारे माँ बाप इतने बड़े नहीं हैं, हम गरीब घर से
गरीब परिवार से हम आते हैं। हमें आगे आने वाले समय में हमें दिशा निर्देश आने वाले बच्चों को हमें बताना है। यदि हम पीछे हटेंगे तो आने वाली जनरेशन पीछे हट जाएगी। आज देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, आप सभी को भलीभांति तरीके से जान रहे हैं। इसके लिए आप सभी कोई आगे आइए और संघर्ष करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को सादर सेवा जोहार करता हूं। धन्यवाद।